हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी क्लास 6 की पॉलिटी की बुक को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक को भी डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको क्लास 6 की साइंस की, ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की बुक ऑलरेडी कंप्लीट करवा दी है। गाइज, अगर आपने इन बुकों को अभी तक नहीं पढ़ा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में से जाके इन बुकों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अब हम जो डिस्कस करेंगे, आगे की बुक जो भी हमारी रह गई है उसे हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की पॉलिटी का लेसन नंबर हम लोग 1 को डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 1 है विविधता की समझ। हम देखेंगे कि जो भारत में विविधता यानी कि भारत में धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों में किस तरीके से वहाँ का खान पान होता है, रहन सहन होता है। और जो हमारा भारत है उसमें इतनी सारी विविधता होने के बाद भी हम लोग हमेशा एकजुट होकर रहते हैं। तो उसके बारे में आज हम पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ोगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं, कई मामलों में अलग होते हैं। कैसे कैसे? वे न केवल अलग दिखते हैं, यानी कि आपने देखा होगा रंग रूप में अलग दिखते हैं, हाइट में अलग दिखते हैं, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। और अलग कैसे दिखते हैं? अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग राज्यों से भी लोग आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। यानी कि अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं, उनका रहन सहन जो होता है वो उन्हीं के आधार पर होता है। जिस जगह के लोग होते हैं उनका खान पान भी वैसे ही होता है, उनकी लैंग्वेज भी अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें मुंबई की लैंग्वेज और जो गुजरात की लैंग्वेज है, दोनों ही अलग है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है और मुंबई में मराठी बोली जाती है। तो ये भाषा के आधार पर विविधता हो गई। त्योहार, अगर हम बात करें कि हिंदू फैमिली में जो फेस्टिवल होते हैं वो अलग त्योहार बनाया जाता है, और उसी तरीके से जो मुसलमान यानी कि जो मुस्लिम समुदाय में जो फेस्टिवल होते हैं उनका अलग त्योहार बनाया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि धर्म के आधार पर विविधता होती है, भाषा के आधार पर भी हमारी देश में विविधता पाई जाती है। और सभी का रहन सहन जो स्तर होता है वो भी अलग अलग प्रकार से होता है। जिस भी राज्य के जो व्यक्ति होते हैं उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर ही उनका रहन सहन, खान पान उसके ऊपर डिपेंड होता है। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। और इतनी सारी विभिन्नताएं, इतनी सारी भिन्नता होने के कारण भी हमारे देश में एकता है, फिर भी हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की विभिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में विविधता या विभिन्नता के आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो विविधता होती है वो किस किस आधार पर होती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यहाँ से हम लोग, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों चित्रों से भिन्न हो, अलग हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता होती है उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी भिन्नता होती है। यानी कि ये आपको दिखाए गए एग्जाम्पल के थ्रू ये चित्र दिखाई गए, ये तीनों चित्र क्या है? अलग अलग चित्र है। तो हमारी भिन्नता जो होती है वो कैसे होती है? मतलब जो भी व्यक्ति अगर चित्र बनाता है, अब सभी का चित्र एक जैसा थोड़ी बनेगा, सबका अलग अलग होगा, सबका बनाने का जो तरीका है वो भी अलग होगा। तो ये क्या है? ये हमारी विविधता को दर्शा रही है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें, सभी का जो रंग रूप होता है वो भी अलग होता है, सभी का जो खान पान होता है वो भी अलग होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपनी अध्यापिका की सहायता से ये पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है, यानी कि एक जैसी मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि
कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग है। यानी कि अगर हम अपनी क्लास की बात करें तो क्लास में अगर हम मान लेते कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट है, अब 30 के 30 जो स्टूडेंट है वो अलग अलग धर्म से आते होंगे। हिंदू धर्म से आता होगा, कोई मुस्लिम धर्म से आता होगा या कोई जैन धर्म से आता होगा। तो सभी के धर्म अलग अलग है, सभी की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो अलग अलग है। सभी लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं, उनका जो रहन सहन है, उनका जो खान पान है वो भी अलग होता है। कई छात्रों की जो रुचियां है वो एक जैसी होती है और कई छात्रों की जो रुचियां होती है, जो इंटरेस्ट होते हैं, जो उन्हें खेल पसंद है, वो अन्य से भिन्न होते हैं। तो इसलिए ये सारी क्या है, ये विविधता की निशानी है, विविधता के अनेक पहलू को दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे कि स्टोरी के माध्यम से दोस्ती करना, इसके माध्यम से दो लोगों की स्टोरी बताई गई है। एक जो समीर 1 है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके बारे में बताया गया है, और समीर 2 जो कि वो विद्यालय नहीं जा पाया था, यानी कि वो अनपढ़ था। तो इन दोनों के बारे में हम देखेंगे कि इन दोनों में कैसे दोस्ती हुई और दोनों का धर्म अलग होने के बाद भी दोनों एक दूसरे को कितने अच्छी तरीके से समझते थे, एक दूसरे के विचारों को। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं स्टोरी के माध्यम से। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है या फिर बहुत अलग है? नीचे दी गई कहानी पढ़े और इस बारे में सोचें। तो स्टोरी हम देखते हैं। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्ला चिल्ला कर सुनाता रहता। इस बार में पटरी के सारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? मतलब जो समीर 2 था बच्चा, वो अखबार बेचता था। तो उसने कहा समीर 1 से कि क्या आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, हाँ मुझे हिंदी आती है। यानी कि जो समीर 1 है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कौन है? समीर 1 था और ये पढ़ा लिखा था, और ये समीर 2 था जो बच्चा अखबार बेचता था। तो इस बच्चे ने इससे पूछा समीर 1 से, क्या आपको हिंदी आती है? तो इसने कहा, हाँ मुझे हिंदी भी आती है। आगे बढ़ते हम लोग। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं। तो इस बच्चे ने कहा इनसे कि समीर 1 से कि आप हिंदी भी पढ़ सकते। तो समीर 1 ने कहा, हाँ मैं हिंदी भी पढ़ सकता हूँ। हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार में थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में विषय कहते हैं, विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट, उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया, यानी कि समीर 2 की बात हो रही है, जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। ये कौन कह रहा है? ये समीर 1 कह रहा है कि मैं उस बच्चे को क्या समझाता, समीर 2 को, जो स्कूल ही नहीं गया, उसे सब्जेक्ट के बारे में क्या पता होगा। वे कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहां पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है। मतलब उसमें कितनी जिज्ञासा थी कि उसने समीर 1 से पूछा कि भैया ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आखिर है क्या, उसके बारे में जानना था उस अखबार जो बेचने वाला बच्चा था समीर 2। अंग्रेजी का ये शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद क्योंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मतलब समीर 1 ने पूछा उस बच्चे से, अखबार बेचने वाले से, कि तुम्हारी जो माँ है, मदर है, वो कहाँ है अब? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे
अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वे मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? ये तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे समीर के पर्यायवाची शब्द के बारे में बताए जा रहे हैं। जैसे समीर का जो अर्थ होता है पर्यायवाची में, वो क्या है? हवा। हवा को हम समीर कहते हैं, पवन को हम समीर कहते हैं। और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? उन्होंने कहा हनुमान, मतलब उन्होंने कहा कि हनुमान होता है। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। समीर 2 कौन था? जो अखबार बेचने वाला बच्चा था वो समीर 2 था, और जो पढ़ा लिखा जो साइकिल पे था वो समीर 1 था। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहां दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों यानी कि हेडलाइंस की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था, मैं मुस्लिम समीर हूँ। जो अखबार बेचने वाला बच्चा था उसने कहा कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। वे बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नजर ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वे चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वे दिखा, और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। तो ये जो पूरी स्टोरी दी गई है, कहानी दी गई है, ये किनके द्वारा दी गई है? ये पोयली सेनगुप्ता की कहानी है, द लाइफ चेंज पर आधारित। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। तो यहाँ पे जो विविधता बताई जा रही है, किसके आधार पे बताई जा रही है? भाषा के आधार पर विविधता बताई जा रही है, यानी कि लैंग्वेज के आधार पर विविधता बताई जा रही है। फिर भी जो दोनों समीर थे वो एक दूसरे से बात कर पा रहे थे। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग है। जहां समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या आपको ध्यान देना है कि जो विविधता है, एक तो भाषा के आधार पे हो गई, दूसरा धर्म के आधार पर विविधता हो गई, संस्कृति के आधार पर विविधता हो गई, कि दोनों के जो धर्म थे वो अलग थे और दोनों की जो संस्कृति थी वो भी अलग थी, फिर भी क्या कर रहे थे? एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। इतनी विविधता होने के बाद भी दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नता विविधता के पहलू है। अब आपको यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस से ध्यान देना है कि जो विविधता के पहलू में क्या क्या चीजें आती है? खान पान, पहनावा सबका अलग होता है, उनका धर्म अलग होता है, उनकी भाषा अलग होती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर जैसे मुंबई में रहने वाला कोई व्यक्ति है, उसकी जो लैंग्वेज होगी वो मराठी होगी। अगर एक गुजराती का व्यक्ति होगा, उसकी जो भाषा होगी वो क्या होगी? गुजराती होगी। उसी तरह अगर हम राज्य की बात करें, स्थान की बात करें, अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें, अगर जैसे जो तटीय जो शहर होते हैं, जैसे आप दक्षिण की तरफ जाओगे नीचे, जैसे केरल हो गया, ये समुद्र से घिरा है और महासागरों से घिरा है और एक तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और वहीं अगर आप दूसरे अन्य क्षेत्रों में आ जाते हो, राजस्थान, वो क्या है? रेगिस्तानी इलाके। तो दोनों की जो भौगोलिक स्थिति है राज्य की वो क्या है? अलग अलग है। और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी भौगोलिक स्थिति के आधार पर ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2
अखबार बेचता था। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि समीर 1 जो था उनने क्या करा, स्कूल में पढ़ाई की थी, और समीर 2 जो बच्चा था वो अखबार बेचता था। तो यहाँ पे भी मतलब विविधता बताई जा रही है। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। ये फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। ये विविधता का रूप नहीं है, यानी कि जो अमीरी और जो गरीबी है ये हमारी विविधता का रूप नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। बाकी जो विविधता के पहलू में क्या क्या आता है, धर्म के आधार पर विविधता होती है, भाषा के आधार पर विविधता होती है, ये चीजें आपको याद रखनी है। और अभी हमने देखा था सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, उसके आधार पर विविधता होती है। रहन सहन, खान पान में भी विविधता देखी जाती है। बट जो अमीरी और जो गरीबी होती है ये विविधता के पहलू नहीं है। तो इसे आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो साथ साथ, और चाहे लर्न भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन यानी कि रिसोर्सेज जो दूसरों के पास है, इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि जो गरीबी है और अमीरी है वो हमारी विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। ये क्या है, ये लोगों के बीच जो मौजूद असमानता यानी कि जो गैर बराबरी है उसके कारण होते कि किसी को संसाधन उपलब्ध हो जाते तो वो अपनी जो पढ़ाई लिखाई है उसे कर पाता, और किसी के पास संसाधन उपलब्ध नहीं होते तो उसकी जो पढ़ाई लिखाई है वो अच्छे प्रकार से नहीं हो पाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। तो हम देखते हैं गरीबी और अमीरी के बीच भी हमारे समाज में अलग अलग समूहों में बांटा गया कि ये गरीब है और ये अमीर है। और उसी तरीके से जाति व्यवस्था में भी असमानता होती है, उसके आधार पर भी हमारे जो समाज में अलग अलग समूहों में बांटा गया है कि ये इस जाति से बिलोंग है, ये इस जाति से बिलोंग है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। इम्पोर्टेंट है यहाँ से, अगर कोई व्यक्ति किसी जाति में पैदा होता है तो उसे बदल नहीं सकता, यानी कि उसकी जो जाति है वो बदल नहीं सकती। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में आगे अगले पाठों में पढ़ेंगी। यानी कि जैसे एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप कुम्हार के घर में पैदा होते हो तो क्या होगा कि आपको जो पेशा अपनाना होगा, जो प्रोफेशन अपनाना होगा, वो कुम्हार के कार्य जो भी होते हैं उसके आधार पर, अपनी जाति के आधार पे आपको कार्य करना होगा। तो इससे क्या हुआ, हमारे समाज में एक गैर बराबरी जैसी जो भावना है वो उत्पन्न हो गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, जी बिल्कुल, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जितनी ज्यादा हम कहानियां या स्टोरी पढ़ेंगे तो उतनी ज्यादा हमारे अंदर जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे अंदर विचार है, वो भी डेवलप होते जाते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। यानी कि जो लोग राइटर्स होते हैं, जो कहानियां लिखते हैं, वो भी अलग अलग स्रोतों का सहारा लेते हैं। जैसे अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, वास्तविक जीवन से वो लोग संबंध जोड़ के अपनी स्टोरी लिखते हैं और कल्पना भी करते हैं और प्रेरणा भी लेते हैं और उसी के आधार पर जो अपनी स्टोरी है उसे लिखते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयाँ के बारे में कहानियां लिखी। यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है
पड़े कि अगर कोई व्यक्ति जंगल में रहता है तो उसने जंगल से जुड़ी जो भी जानवर हो गए उनके बीच में जानवरों में कैसे दोस्ती होती है, कैसे लड़ाई होती है, उसके आधार पर कहानी लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियां लिखी। यानी कि सभी का जो कहानी लिखने का जो ढंग होता है, जो आधार होता है, वो अपने आधार पे होता है। किसी को कैसी कहानी पसंद है, किसी को अलग कहानी पसंद है। यानी कि सभी की जो स्टोरी होती है, कहानी होती है, वो क्या होती है, विविधता के पहलू के अंतर्गत आती है। सभी को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी रुचि के अनुसार ही कहानी लिखना और कहानी पढ़ना पसंद होता है। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, पहला लाल और दूसरा सफेद। एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, जैसे एग्जाम्पल बताए इसमें। समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौआ, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, व्यक्ति जिस भौगोलिक स्थिति में रहेगा, जैसी ही उसके आसपास का एनवायरनमेंट होगा, पर्यावरण होगा, तो व्यक्ति की जो कहानी होगी उसी आधार पर होगी। आगे बढ़ते हम लोग। भारत में विविधता इम्पोर्टेंट है। हम डिस्कस करेंगे कि भारत में जो विविधता है वो किस प्रकार से है। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। बिल्कुल, भारत जो है वो विविधताओं का देश है और हम भारत में बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, मुंबई में मराठी बोली जाती है, और हरियाणा में हरियाणवी लैंग्वेज बोली जाती है, राजस्थान में अलग लैंग्वेज बोली जाती है। और अगर आप पूर्व की साइड आ जाओगे, ईस्ट की साइड आ जाओगे, तो यहाँ पे अलग लैंग्वेज बोली जाएगी। और आप अगर इस साइड आ जाते हो दक्षिण वाले पार्ट में, तो यहाँ की लैंग्वेज अलग होगी। अगर आप ये पश्चिम वाले पार्ट पे आ जाते हो, यानी कि ये वेस्ट में, तो यहाँ की लैंग्वेज अलग होगी। और अगर आप उत्तर में आ जाते हो तो यहाँ की जो भाषा है, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, ये क्या होगी, अलग होगी। इसलिए जो हमारा प्यारा भारत है उसमें भी अनेक विविधता है। इसलिए जो भारत है वो विविधताओं का देश है। फिर भी हम इतनी विविधता होने के बावजूद भी हम एक साथ रहते हैं, हमारे अंदर एकता है। विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, तो बिल्कुल अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्मों की बात करें तो सभी अपनी मनपसंदता, अपनी संस्कृति के अनुसार जो भोजन है, जो खाना है, उसे खाना पसंद करते हैं। अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या बताया गया है, आपको ध्यान रखना है। किसी को भोजन बनाना अलग ढंग से पसंद होगा, किसी को भोजन बनाना अलग ढंग से पसंद होगा। तो ये किस पे डिपेंड होता है, हमारे तौर तरीके के ऊपर डिपेंड होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम विविधता को कैसे समझे। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें अगर विविधता को समझना है तो हम किस प्रकार से समझेंगे। करीब 2-2.25 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर जाते। अपनी जो यात्राएं करते थे वो पानी के जहाज से करते थे, घोड़ों से करते थे और ऊंट के सहारे अपनी यात्राएं करते थे। और उसके बाद ये जो बस, कार हो गई, ये हवाई जहाज, ये बाद में इनका विकास हुआ था। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। और उस समय जो मनुष्य की यात्रा थी वो क्यों करते थे यात्रा, वो यात्रा इसलिए करते थे ताकि वो खेती कर सके, वो वहाँ बस सके, और नई जमीन की वो लोग तलाश करते थे और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वो लोग यात्राएं करते थे। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। यानी कि अब जाहिर सी बात है, लोग जब यात्राएं करते थे, यानी कि आरंभिक मानव की बात करें, जब वो यात्राएं करते थे वो कैसे करते थे, पैदल चलकर जाते थे। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी दूर वो पैदल चलकर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक लंबे समय तक एक ही स्थान पर ठहर जाते थे और वहीं पर ही अपना जो जीवन यापन थे, आसपास के जो जंगल होते थे वहां से लकड़ी बटोरते थे और
उसी तरीके से जैसे जानवर वगैरह जहाँ पे होते थे वो वहीं रह के अपना जीवन यापन करते थे, उसी को खाकर अपना जीवन यापन करते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। और लोग जो अपना घर बार छोड़ते थे, एक तो उन्हें भोजन की तलाश में अपना घर छोड़ देते थे और दूसरा कई बार सूखा पड़ जाता था, अकाल पड़ जाता था, तो इस कारण भी लोगों को अपना जो घर बार था वो भी छोड़ना पड़ता था ताकि वो नई जगह पे जाकर अपना जो जीवन यापन है उसे नई ढंग से शुरू कर सके। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। यानी कि कुछ लोग जो यात्राएं करते थे वो या तो काम की तलाश में करते थे, भोजन की तलाश में करते थे, या फिर जब युद्ध के कारण उन्हें अपने जो घर बार थे वो छोड़ देना पड़ता था। लोग जब नई जगहों में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। यानी कि जाहिर सी बात है, जब लोग एक राज्य से दूसरे राज्य या एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसना शुरू करेंगे तो वहाँ का उनका रहन सहन होगा, उनकी भौगोलिक स्थिति होगी, उसी के आधार पर ही अपना जीवन यापन करेंगे। इसलिए उनके जो रहन सहन में भी मतलब चेंज आता रहता था, बदलाव आता रहता था। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। अब जाहिर सी बात है, अब वो नई जगह पे जा रहे हैं तो कुछ चीजें वो वहाँ के तौर तरीके अपनाएंगे और कुछ चीजें जो वो जहाँ पहले रहते थे वहाँ से जैसे भी उन्होंने सीखा था उस आधार पर अपना जीवन यापन करेंगे। तो यहाँ पे नई चीज को और पुरानी चीज को ऐड करके लोग अपना जीवन यापन करते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। तो इसी आधार पे उनकी जो भाषा है वो भी बदलती थी, उनका जो भोजन है, रहन सहन है, खान पान है वो भी बदलता था, उनका संगीत, उनका धर्म, तो ये सारा क्या था, नए और पुराने का मिश्रण था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। आगे बढ़ते हैं। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया। यानी कि अगर हम बात करें कि जो विविधता होती है वो किस आधार पर होती है, वो सांस्कृतिक प्रभाव के कारण भी हमारे देश में विविधता पाई जाती है। सभी की जो संस्कृति होती है वो भी अलग अलग होती है। तो अगर हम बात करें कि विविधता के जो पहलू में आता है वो सांस्कृतिक प्रभाव भी आते हैं। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। तो भौगोलिक स्थितियों के आधार पर भी जो विविधता है वो देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फर्क होगा बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वह भी अलग होंगे। जैसे समुद्र के पास के जो इलाके होंगे वहाँ के जो लोगों का रहन सहन खान पान होगा वो उनके आधार पर होगा, और जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होंगे उनका जो रहने सहने का ढंग होगा उनकी भौगोलिक स्थिति के ऊपर डिपेंड होगा। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीजों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि अक्सर जो शहरों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो जो भोजन वगैरह होता है वो दूसरे लोगों पे डिपेंड होते हैं। यानी कि वो भोजन और उनकी जो सब्जियां वगैरह हो गई ये कहाँ से लाते थे, ये बाजार से खरीदते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए भारत के दो भागों यानी कि लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए ये समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। अब देखेंगे कि जो लद्दाख और केरल है उसका जो ऐतिहासिक जो फैक्टर है वो क्या था और जो भौगोलिक फैक्टर था वो क्या था। तो हम फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, ऐतिहासिक और भौगोलिक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। आपको क्या याद रखना है कि जो लद्दाख है वो जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी
इलाका है। तो लद्दाख कैसा इलाका है? लद्दाख रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और ये इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। यानी कि जो लद्दाख है वो वहाँ पे शीत ज्यादा पड़ती है, यानी कि सर्दी ज्यादा पड़ती है, जिस कारण वहाँ पे जो बर्फ वगैरह है वो जमी रहती है सालों साल। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ये ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती है और पश्मीना जो शॉलें हैं वो कहाँ बुनी जाती है? आपको याद रखना है, कश्मीर में बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गायें, बकरी और याक होती है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ के लोगों का जो खान पान है वो भी क्या है? उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर है। रेगिस्तान होने का ये मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। लद्दाख को क्या कहा जाता है? लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। तो ये लोग कहाँ से अपना सामान लेके जाते थे? ये लद्दाख के रास्ते से लेके जाते थे, इसलिए जो लद्दाख है उसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। अब देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि लद्दाख के रास्ते ही जो बौद्ध धर्म है वो तिब्बत पहुंचा था। यानी कि जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था वो भी लद्दाख के रास्ते से हुआ था, जो कहाँ पहुंचा था? जो तिब्बत में पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। मैंने अभी वही बताया कि लद्दाख को क्या कहते हैं? छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। दूसरी चीजें आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पहला जो लद्दाख के रास्ते से जो प्रचार हुआ था वो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था और दूसरा आपको याद रखना है कि लद्दाख में जो इस्लाम धर्म का जो प्रचार है वो भी लद्दाख में हुआ था और जहाँ पे अच्छी खासी यानी कि बड़ी संख्या में जो मुसलमान लोग हैं, मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं वो रहते हैं। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हो या लर्न कर सकते हो। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है, काफी फेमस है। कौन सा? तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा, लद्दाख में काफी प्रचलित और काफी फेमस है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। मतलब इन जो ग्रंथ है इन्हें कौन कौन लोग गाते हैं? वहाँ के जो स्थानीय मुसलमान हो गए, वहाँ के बौद्ध जो लोग होते हैं बौद्ध धर्म के, वो लोग इस ग्रंथ को गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब केरल के बारे में डिस्कस करते हैं। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। मतलब जो केरल है एक तरफ तो पहाड़ियों से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ ये समुद्रों से घिरा है, समुद्र या महासागर से घिरा हुआ है। तो जो केरल है हमारा कहाँ पड़ता है? दक्षिणी पश्चिमी राज्य में पड़ता है। ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। तो जो केरल है वो एक तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। यानी कि आपको याद रखना है कि व्यापार के लिए जो केरल राज्य है वो काफी फेमस था। यह केरल में अक्सर आपने देखा होगा कि मसालों की खेती के लिए जो केरल राज्य था काफी फेमस था। मसालों का जो व्यापार होता था वो केरल से होता था। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। तो आपको याद रखना सबसे पहले जो अरबी और यहूदी जो व्यापारी थे वो कहाँ आए थे? वो केरल में आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे वो संत थॉमस वो 2000 साल पहले कहाँ आए थे? केरल में आए थे।
तो कौन कौन आए थे केरल में? एक तो अरबी लोग आए थे, सेकंड पे यहूदी लोग आए थे, और उसके बाद ईसा मसीह के धर्मदूत थे, वो भी केरल में ही आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, यानी कि भारत में ईसाई धर्म का जो प्रचार हुआ था और ईसाई धर्म का जो लाया गया था वो किनके द्वारा लाया गया था? वो संत थॉमस जी के द्वारा लाया गया था, जो ईसा मसीह के एक धर्मदूत थे। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, यानी कि अब कौन आए थे? इब्न बतूता जो थे वो भी सबसे पहले केरल में ही आए थे। अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना, यानी कि सबसे पहले जो लोग आते थे वो मतलब समुद्र के रास्ते से आते थे। तो कहाँ पे रुकते थे? केरल राज्य में रुकते थे। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। तो इसलिए जो केरल राज्य में है वहाँ की अगर हम ऐतिहासिक प्रभाव की बात करें तो वहाँ पे जो अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, इसमें यहूदी भी देखने को मिलेंगे, जो इस्लाम कम्युनिटी के लोग हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, ईसाई धर्म के लोग भी देखने को मिलेंगे, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म के जो व्यक्ति थे वो सभी केरल में आके बस गए थे। चीन के व्यापारी भी केरल आए। अब देखिए कौन आए? चीन के जो व्यापारी थे वो भी सबसे पहले कहाँ आए थे? केरल में आए थे। केरल में आना क्यों आसान था? क्योंकि ये समुद्र के रास्ते था, तो इसलिए जो पहले के समय में जो यात्रा होती थी वो समुद्र के रास्ते से ही यात्रा की जाती थी। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, यानी कि जहाँ पे जो केरल में मछलियाँ पकड़ने के लिए जो जाल होते हैं वो चीनी जाल और जो केरल के जाल है वो सिमिलर ही है और उन्हें चीना वाला कहते हैं। और मछली पकड़ने की जो जाल उसका नाम क्या रखा गया? चीना वाला। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन, जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते। तो आपको याद रखना कि जो केरल के लोगों को जो सबसे ज्यादा भोजन पसंद है वो क्या पसंद है? उनका खान पान कैसा है? मछली, सब्जी और चावल वो लोग ज्यादा खाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है, वहीं हम ये भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। यानी कि दोनों में क्या थी? अलग अलग, मतलब केरल और लद्दाख में व्यापार के लिए ज्यादा फेमस था। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। तो यानी कि जाहिर सी बात है, मतलब लोगों में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे तो कुछ चीजें उनके अपनाएंगे, कुछ चीजें अपनी अपनाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या है? विविधता को दर्शाया गया है यहाँ पे भी। आगे बढ़ते विविधता में एकता हम डिस्कस करेंगे कि इतनी विविधता होने के बाद भी एकता किस प्रकार से रहती है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं और
इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न क्यों ना हो, कितने ही अलग क्यों ना हो, चाहे वो अपनी जाति के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर हो या अपने रहन सहन के आधार पर हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक साथ थे, जिस कारण जो अंग्रेजों को हमारे देश से जाना पड़ा था। तो ये क्या दर्शाया जा रहा है कि हमारे भारत देश में इतनी विविधता होने के बावजूद भी कितनी एकता है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो या फिर किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको एक पोएम दी गई है तो आप इसे पढ़ सकते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। यानी कि जलियांवाला जो हत्याकांड है वो कब हुआ था अमृतसर में? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपात पूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज्यादा घायल हुए। ये गीत उन शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई। तो आपको ये भी याद रखना है, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो भारतीय झंडे की जो परिकल्पना की गई थी वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। तो आपको ये भी याद रखना, हमारी हिस्ट्री का पार्ट है कि इस झंडे का जो इस्तेमाल था लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। यानी कि वही बताया जा रहा है कि भारत में इतनी सारी विविधता थी, फिर भी सभी जो लोग थे वो एकजुट होकर रहते थे और सभी में एकता बनी हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय गान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखो। यानी कि जो आपको पहली चीज आपको याद रखनी कि जो राष्ट्रीय गान है किन के द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा राष्ट्रीय गान की रचना की गई थी। राष्ट्रीय गान में भी हमारी एकता को दर्शाया गया है। चलिए, यहाँ पे हमारा जो लेसन नंबर 1 था पॉलिटी का क्लास 6 की वो फिनिश हो गया है। आई होप कि गाइज आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक को भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।